This lecture is the continuation of the first lecture of system of linear equations. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ नॉन होमोजीनियस और सेकंड टाइप है होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस के केस में हमने देखा था दो पॉसिबिलिटी होती हैं सॉल्यूशन की. या तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा. So in case of consistent system has further two possibility. Either system has unique solution or system has infinitely many solution. और homogeneous के केस में क्या होगा कि system is always consistent. Means system का जो हमारा system of linear equation है उसका हमेशा एक solution ज़रूर होगा. वो एक solution क्या होगा, ज़ीरो सोल्यूशन, जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं. तो या तो ज़ीरो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा. तो होमोजीनियस के केस में इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन नहीं होती है. लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि हमने एक छोटा सिस्टम लिया था. मीन्स उसमें जो वेरिएबल थे हमारे टू वेरिएबल थे और टू ही इक्वेशन थी. उसको हमने ग्राफिकली शो किया था और दिखाया था कि तीन एग्जाम्पल लिए थे और उन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि जो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम लिया था उसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं. एक तो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हो जाए और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस भी ज़्यादा हो जाए तब हम सिस्टम को एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसको कि हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं. उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. उसको पहले हम मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और फर्दर हम एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम, उसके लिए हम क्या करेंगे कि रैंक निकालेंगे. जो भी हम मैट्रिक्स में चेंज करते हैं उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे. उस रैंक के थ्रू हम दिखाएंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. मीन्स जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. और अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. ऐसे ही होमोजीनियस के केस में भी हम देखेंगे कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. तो ये सारी चीज़ें हम रैंक के थ्रू देखेंगे. तो सबसे पहले उसके लिए हम जो हमारा सिस्टम दिया गया है उसको हम उसकी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. तो ये कोई सिस्टम दिया गया है जिसमें कि m लीनियर इक्वेशन है और n वेरिएबल्स हैं. उसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी. यहाँ पे a जो है a जो है वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है और इसकी एंट्रीज कहाँ से आती हैं, जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उसी से हमारी जो मैट्रिक्स a है उसकी एंट्री मिलती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोफिशिएंट भी इसी तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं कि जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है फर्स्ट वेरिएबल का x1 का, जो पहली रो में जो x1 है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमने a11 से डिनोट किया है. मीन्स जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हो a11 मीन्स जो आपकी फर्स्ट रो का और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो क्या है a11. इसी तरीके से a12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे. x वेक्टर जो है वो एक कॉलम वेक्टर होगा और वो कॉलम वेक्टर में जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn उसको हमने एक कॉलम वेक्टर के रूप में ले लिया. इसी तरीके से जो हमारे bi's थे उनको हमने एक वेक्टर b के रूप में ले लिया. तो इस तरीके से जो हमारा गिवन सिस्टम है इसको हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे, जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है
उसको हम लिखेंगे, और उसके साथ में जो हमारा बी आईज वाला जो बी वेक्टर था उस कॉलम को हम ऐड कर देंगे उसके साथ। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी ये जो कॉफिशिएंट है मीन्स x1 का जो कॉफिशिएंट है फर्स्ट रो का, वो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी मीन्स 1। सेकंड जो x2 वेरिएबल है फर्स्ट रो का, उसका जो एंट्री है कॉफिशिएंट है वो सेकंड एंट्री बन जाएगी हमारी a12। इस तरीके से हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन कर लेंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो उसमें हम जो कॉलम है हमारा बी वेक्टर जो है कॉलम वेक्टर, उसको हम साथ में ले लेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे पास कोई सिस्टम दिया गया है। अभी इसमें हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक सिस्टम दिया गया है Ax = B टाइप से, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब जो ए की रैंक है, तो रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब होता है तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा कंसिस्टेंट है। यहाँ से हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कोई सिस्टम अगर दिया गया है Ax = B, वहाँ से हम A लिख सकते हैं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उन दोनों की रैंक निकालेंगे, रैंक अगर इक्वल आ गई मतलब जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। अगर हमारी रैंक इक्वल नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मीन्स सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। अब अगर रैंक दोनों की सेम आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन किस केस में रखेगा, जबकि हमारी रैंक जो है वो तो इक्वल ऑलरेडी है, बट वो किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अगर हमारी रैंक जो है वो किससे लेस देन आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है हमारा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा। सपोज़ हमने कोई सिस्टम ले लिया जिसमें कि 4 अननोन है, मीन्स 4 वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर और इक्वेशन कितनी है उसमें, इक्वेशन भी हमारी 4 है। तो उस केस में दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो उस सिस्टम की जो रैंक है, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो रैंक इक्वल आ जाए, रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए, और वो किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो जाए, मीन्स उसकी रैंक 4 आ जाए और वो उसमें वेरिएबल भी 4 हैं। तो अगर दोनों सेम आ जाए तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। अगर सपोज़ हमारी रैंक जो है वो 3 आ जाए और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है, तो इस केस में जो रैंक आएगी वो क्या डिनोट करती है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बेसिक वेरिएबल कितने हैं, 3 बेसिक वेरिएबल हैं, और फ्री वेरिएबल कितने हैं, n-r। तो n हमने मान लिया 4 लिया और रैंक हमारी आ रही है 3, मीन्स r जो है हमारा 3 है, तो फ्री वेरिएबल कितने हो जाएंगे, n-r, मीन्स 1 फ्री वेरिएबल हमें मिल जाएगा। 1 फ्री वेरिएबल जो मिलेगा उसकी वजह से ही हमें जो सोल्यूशन है वो कितने मिल जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्री वेरिएबल मीन्स वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें बेसिक वेरिएबल्स की भी डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी, तो एक हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएंगे उस केस में। तो ये तो हो गया हमारा, अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस है उस केस में हमारी ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर हमारा सिस्टम जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है,
तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, उस केस में क्या कंडीशंस रहेंगी। जो होमोजीनियस सिस्टम है उसमें आप देख सकते हो Ax इक्वल टू जीरो, मीन्स जो हमारा B है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम लास्ट स्लाइड में जाएं, अगर हम B ज़ीरो ले लें तो इनकंसिस्टेंट वाली सिचुएशन बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा बी कॉलम है उसको हम ए में ऐड कर दे रहे हैं। मीन्स अगर इसमें कॉलम 3 है तो इसमें कॉलम कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। लेकिन जब बी यहाँ पे ज़ीरो है, मीन्स आपने जीरो कॉलम ऐड कर दिया, तो जीरो कॉलम ऐड करने से वो रैंक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इसी वजह से जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम है उसमें हमेशा क्या होती है, रैंक जो होती है वो इक्वल होती है। किसके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होती है। इसी वजह से जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम होता है दैट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि रैंक जो है दोनों की इक्वल है। सपोज़ जो रैंक है हमारी वो कितनी हो गई, आर। सपोज़ हमने जो रैंक निकाली है, सपोज दैट रैंक इज़ आर। तो अब अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो सिस्टम ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि ज़ीरो सोल्यूशन। क्यों ज़ीरो सोल्यूशन, क्योंकि जब जो हमारी रैंक है वो अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल हो गई तो हमें, क्योंकि जो हमारे बी आईज़ हैं वो क्या हैं, 0 0 0 हैं, तो जब रैंक दोनों की इक्वल हो जाएगी, मीन्स जो हमारे वेरिएबल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो उसको जब हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमें ज़ीरो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर जो हमारी रैंक है वो लेस देन एन है, लेस देन एन मीन्स नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है, जो रैंक है हमारी नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम है, तो अगेन हमें यहाँ पे कुछ फ्री वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आर इज़ लेस देन एन है, तो मीन्स एटलीस्ट हमें वन फ्री वेरिएबल तो मिलेगा ही, और वन से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो जहाँ हमें एक भी फ्री वेरिएबल मिला, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर जो भी फ्री वेरिएबल हमें मिलेगा उसकी हम वैल्यू रखेंगे, नॉन जीरो वैल्यू रखेंगे ऑब्वियसली। तो जब हम नॉन जीरो वैल्यू रखेंगे तो जो हमारे बाकी बेसिक वेरिएबल हैं उनके लिए भी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी। तो जब r इज़ लेस देन n होता है तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाता है, जिसको हम नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम के केस में हमें दो टाइप के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब जो रैंक है, रैंक आपको पता है कि 12th लेवल में भी हमने रैंक पढ़ रखी है। तो कोई भी सिस्टम दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे Ax इक्वल टू बी टाइप से। अगर नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो Ax इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। उसके बाद हम रैंक निकालेंगे ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, और उसके बाद ये जो अभी डिफ़ाइन किया गया है उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी गिवन सिस्टम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मीन्स वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। थैंक यू।